बच्चों सीएसएस पोर्टल का प्रोसेस कितना क्रिटिकल है अब तक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम चल गया होगा। फेज 1 और फेज 2 ऑलरेडी गोइंग ऑन चल रहा है। जितने भी मेरे बच्चों ने अगर कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों ने नहीं करा है आप लोग उसकी डेडलाइन पूरी होने के पहले जरूर कर लीजिएगा। आज मैं यहां पर डिस्कशन करने वाला हूं सेशन में फेज 3 के बारे में कि आखिरकार फेज 3 में क्या क्या चीजें होती हैं। जिस तरीके से आपका फेज 1 कितना सारा सब कुछ क्रिटिकल है, मैंने उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बना रखी थी, आप लोगों ने तमाम बच्चों ने देखा है। फेज 2 पर भी मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी थी, किस तरीके से फेज 2 को भरा जाता है, किस तरीके से क्या क्या चीजें होती है। अब फेज 2 के बाद आपका फेज 3 स्टार्ट होगा। सबसे पहले एक बार मैं आपको समझा देता हूं कि आखिरकार फेज 1 फेज 2 फेज 3 है क्या। देखो अभी तक जो आप लोग कर रहे हो तमाम बच्चे अप्लाइंग टू द दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी जो रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस है, जो आप लोग ये 250 रुपए और 300 रुपए जमा करके एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे हो, ये आपका फेज 1 है। और ये फेज 2 आपका ऑलरेडी ऑनगोइंग चल रहा है। जिन बच्चों ने नहीं भरा आप लोग उसको भर दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपकी चॉइस फिलिंग जो आपकी प्रेफरेंस शीट है वो आपकी भरी जा रही है। जब ये आपका एक बार चॉइस फिलिंग हो जाएगा उसके बाद यहां से जो आपका चॉइस एलोकेशन है, चॉइस एलोकेशन से स्टार्ट होता है आपका फेज नंबर 3। और ये सारे प्रोसेस अपने आप में इतने क्रिटिकल हैं कि अगर इनमें से कोई जरा सी भी जानकारी अगर आपको नहीं होगी आपका एडमिशन कहीं पर भी कैंसिल हो सकता है। तो ए टू जेड सारी टेक्निकलिटी मैं आपको समझाने वाला हूं, बट एक बार मैं दोबारा एक बार जस्ट आपकी आंखों के आगे रिकैप कर रहा हूं। ये पूरे के पूरे फेज 1 के पोर्टल है, आप अपने पोर्टल को लॉग इन करते हुए सारा काम ये ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो। फेज 1 का गेम ओवर हो चुका है, ठीक है ना। अब ये फेज 2, इसके बाद यहां से जब फेज 1 भर दिया होगा, करेक्शन विंडो आज खुली हुई है, तो ये सब कर करा के आप लोगों ने अपना फेज 2 को भी कर दिया होगा, सब्जेक्ट मैपिंग वगैरह करके, ये अपना ये सब्जेक्ट वगैरह डाल के अपनी प्रेफरेंसेज वगैरह यहाँ पे भर के अपना फेज 2 भी सभी लोगों ने सबमिट कर दिया होगा। ये एक इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने प्रेफरेंसेज को भरिएगा, ठीक है ना। तो ये सारा काम होने के बाद यानी कि अभी तक हम लोग कहां पर है, देखो अभी तक करेक्शन विंडो ऑफ फेज 1 ये हमारा अब ओपन हो चुका है, ठीक है ना। अब ये फेज 2 भी हमारा पैरेलली चल रहा है। सब्जेक्ट मैपिंग वगैरह करने के बाद ये सीएसएस ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा, ये सब कुछ अभी चल रहा है। आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। चॉइस फिलिंग होने के बाद आपकी चॉइस ऑटो लॉक हो जाएगी, ठीक है ना। ये सबकी डेट आपके प्लानर में मेंशन होगा। ऑटो लॉक होने के बाद ध्यान रखना यहां पर आप कोई भी चॉइस अपनी ऐड डिलीट कुछ भी नहीं कर सकते। यहां पर ये जब एक बार को क्लोज हो गया मतलब कि क्लोज हो गया। चॉइस ऑटो लॉक होने के बाद आपकी एक सिमुलेटेड रैंक आएगी। सिमुलेटेड रैंक बेसिकली क्या होता है कि आप में से तमाम बच्चे, जैसे 20 लाख बच्चा अगर मान लो बीकॉम ऑनर्स को पहली प्रेफरेंस पर भर रहा है, ठीक है ना। अब आपके नंबर के हिसाब से आपका एसआरसीसी में कितना रैंक बन रहा है, ऑब्वियस सी बात है, एसआरसीसी मान लो 20,000 बच्चा भर रहा है, तो 20,000 बच्चों में आपकी रैंक कितनी आ रही है आपके नंबर के हिसाब से, समझ रहे हो। ये होती सिमुलेटेड रैंक। ऑल्दो इसका खासा कोई मतलब होता नहीं है, मैंने आपको पहले भी ये बात समझा रखा है, बट इससे थोड़ा मोड़ा ये मालूम चल जाता है कि जो हमने ऊपर की चॉइसेस भर रखी है क्या मिलने का चांस कितना है। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहता कि सिमुलेटेड रैंक के हिसाब से आप अपनी चॉइस को ऊपर नीचे करो, कुछ मत करो। जहां पर आपको मिलना होगा वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। बस अपना प्रेफरेंस ऑर्डर एकदम खतरनाक तरीके से बना के रखो। ऊपर की प्रेफरेंसेज वही रखो जो आप जेन्युइनली चाहते हो कि हाँ अगर ये मिल जाए तो मजा आ जाए, समझ रहे हो ना। तो अपनी प्रेफरेंस शीट पर अच्छी तरीके से फोकस करो, बाकी जहां पर मिलना होगा ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अब यहां से सुनते चलना आराम आराम से। जब एक बार आपकी सिमुलेटेड रैंक हो जाएगी तो एक बार दोबारा ये प्रेफरेंस चेंज विंडो खुलती है कि भैया अब आप देख लो, अगर आपको कुछ भी ऐड डिलीट करना है तो आप लोग कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस आपका ये फेज 1 का है, ठीक, सॉरी फेज 2 का है। अब यहां से आपका ये फेज 3 स्टार्ट होता है। अब फेज 3 की एक एक बात सुनना ध्यान से, ठीक है। मैं पहले इसी वजह से समझा रहा हूं ताकि आप आगे चल के गलती मत करो। जब ये आपका पहले राउंड का एलोकेशन आएगा, पहले राउंड का एलोकेशन आने के बाद आपको सीट एक्सेप्ट ही करना है, चाहे वो आपकी मनपसंद सीट हो चाहे मनपसंद सीट ना हो, लेकिन आपको सीट एक्सेप्ट ही करना है। अगर आगे अपग्रेडेशन करवाना है तो भी सीट को एक्सेप्ट करना है। अगर सीट एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपकी ये सीट जो है रिजेक्ट हो जाएगी, यानी कि आपको आउट ऑफ सीएसएस कर देगा, आप दोबारा किसी भी राउंड में काउंसलिंग नहीं करवा सकते। तो कुल मिला के पहली बात क्लियर हो गई कि सर सीट को एक्सेप्ट करना है। जब सीट एक्सेप्ट करेगा उसके बाद ये कॉलेज वेरीफाई करेगा और अप्रूव करेगा कि जैसे मान लो अगर यहां पर एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स मिल गया तो आपका ये डेटा एसआरसीसी के पास जाएगा और एसआरसीसी वाले एक एक बच्चे का डिटेल चेक करेंगे कि आखिरकार ये आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर है कि नहीं, सब्जेक्ट मैपिंग प्रॉपर है कि नहीं, आपने कोई भी चीज फेक तो नहीं जमा कर रखा। अगर इनको कहीं पर किसी भी चीज में जरा सा भी प्रॉब्लम लगता है ये लोग यहां पर क्वेरी जनरेट करते हैं, ठीक है ना। ये क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, सभी बच्चे ध्यान से सुन लो और समझ लो।
कोई भी प्रॉब्लम अगर कॉलेज को लगता है, ये लोग आपके पोर्टल में क्वेरी जनरेट करेंगे और आपको क्वेरी को रिप्लाई करना मस्ट है। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं मैंने तो सब कुछ सही कर रखा है, तो भी आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। क्वेरी का रिप्लाई करना मैंडेटरी है। अगर क्वेरी को रिप्लाई नहीं करोगे आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखना यहां पर, ये जरूरी चीज है। अगर इन्होंने बोला कि भैया आपका डॉक्यूमेंट क्रिस्टल क्लियर नहीं है, दोबारा डॉक्यूमेंट भेजो, तो बिना किसी आनाकानी के दोबारा डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा। अपनी वाली नहीं चलानी, नहीं कि मैंने तो बहुत क्लियर भेज रखा है। अगर इन्होंने बोला कि तुम्हारा फोटोग्राफ क्लियर नहीं है, दोबारा फोटोग्राफ भेजो, तो फोटोग्राफ दोबारा भेजना पड़ेगा। कुल मिला के ये इनकी मर्जी है, जो बोलेंगे उसका रिप्लाई करना पड़ेगा। सर अगर मान लो उन्होंने 10 बार करा तो हमारे को 10 बार रिप्लाई करना पड़ेगा। ये 20 बार क्वेरी जनरेट करेंगे तो 20 बार करना पड़ेगा। तो फेज 3 में जब आपका ये कॉलेज वेरिफिकेशन अप्रूवल के लिए जाएगा, सुबह शाम दोपहर 3 बार 4 बार 5 बार दिन भर में चेक करते रहना। कहीं अगर एक भी क्वेरी आ गई तुरंत उसका रिप्लाई करना, बिल्कुल पीछे मत हटना। जब एक बार यहां पर सही सलामत सब कुछ हो जाएगा, कॉलेज आपका अप्रूव कर देगा, उसके बाद यहां पर आपका फीस जमा होता, ध्यान रखना। फीस ये पहले जमा नहीं होता, कॉलेज अप्रूवल के बाद फीस जमा होती है, ठीक है ना। अब ये फीस जैसे मान लो किसी कॉलेज की तुमने ये 20,000 जमा कर दी फॉर एग्जांपल, ठीक। अब ये फीस जमा करने के बाद तुम्हारे पास ये दो चॉइसेस यहां पर खुल के आ जाती हैं। एक तो ये सीट फ्रीज करने का, ठीक है। सीट अगर फ्रीज कर दोगे, ये समझ लो कि सीट पक्की हो गई। सीट पक्की होने का मतलब ये है कि अब आपको कॉलेज में जाना है। कॉलेज में आपको ये फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह के लिए सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके कॉलेज में जाओ। ये कॉलेज से एकदम बढ़िया सा आपके पास ईमेल आ जाएगा कि कांग्रेचुलेशन, तुम्हारा ये कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, अपना ये पोथी पत्र डॉक्यूमेंट वगैरह लेके आ जाओ घर से फटाफट। अब अगर मान लो तुम्हें ये नहीं करवाना, तुम्हें ऐसा लग रहा नहीं मेरे को ना यार अपग्रेडेशन में जाना चाहिए, एक आधा 2 राउंड और खेलने का मन कर रहा है, उसके बाद ये वैकेंट सीट निकल के आती है, ठीक है ना। वैकेंट सीट निकलेगी, इसके पहले राउंड 1 का कट ऑफ आएगा। तो लास्ट ईयर तो कट ऑफ इन्होंने रिलीज कर दिया था, अब इस बार का देखो रिलीज करते हैं कि नहीं। राउंड 1 का कट ऑफ आएगा, वैकेंट सीट की लिस्ट आएगी। अब यहां से तुम क्या देखोगे कि आखिरकार जैसे मान लो अब तुम्हारे को मिल रखा है लेट से हंसराज, ठीक है, हंसराज इको मिल रखा है। अब ये तुम चाहते हो कि अपग्रेडेशन में एसआरसीसी इको में जाना है। अब ये वैकेंट सीट में मान लो एसआरसीसी इको में जनरल की सीट है जीरो सीट खाली है। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को अब क्या अपग्रेडेशन करवाना है, तो तुम फ्रीज मार के आराम से कॉलेज में जाओ। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है चलो ठीक है एक बार ट्राई मार ही लेते हैं, हो सकता है कोई छोड़ के चला जाए, तो यहां पर ये अपग्रेडेशन में जाओ, ठीक है। यहां पर एक छोटी सी बात ध्यान रखना, अपग्रेड सीट ऑटो एक्सेप्ट, ये लास्ट ईयर से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने चालू करा है कि जो भी आपकी सीट अपग्रेडेड सीट होगी ये आपकी ऑटो एक्सेप्ट हो जाएगी, सीट आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपकी ये अपग्रेडेड सीट होगी यही आपकी फाइनल सीट होगी। अब आप में से तमाम बच्चों का डाउट है कि सर अगर मान लो ये फेज 2 में सॉरी ये राउंड 2 में अगर हमारी सीट अपग्रेड नहीं हुई तो क्या पहले वाली रहती है? बिल्कुल करेक्ट बात है बेटा, पहले वाली आपके हाथ में सीट रहेगी। तो ये बात ध्यान रखना, जो सीट आपके हाथ में आ चुकी है उसको आपसे कोई नहीं ले सकता अनटिल एंड अनलेस जब तक आपको कोई दूसरा अपग्रेडेड सीट एलोकेशन नहीं होता। और एक बार अगर अपग्रेडेड सीट का एलोकेशन हो जाएगा आपके पास से ये पुरानी वाली सीट गायब हो जाएगी। बात समझ आ गया? अब दोबारा फिर से समझो। अब यहां पर अपग्रेडेशन का कुछ एक रूल है। अपग्रेडेशन का रूल सभी लोगों को पता भी होगा, 1 से लेके अगर 50 तक है। लेट से अगर आपको 25 चॉइस एलोकेशन हो गया है तो ये नीचे की चॉइसेस आपके पोर्टल से हट जाती हैं। आपके पोर्टल में अपग्रेडेशन का मौका सिर्फ और सिर्फ एक चॉइस से लेके 24 तक रहेगा। आप इसमें कुछ भी ऐड डिलीट नहीं कर सकते। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मैं बाद में कुछ एडिशन डिलीशन कर लूंगा, आप इसमें कुछ भी एडिशन डिलीशन नहीं कर पाओगे। हाँ, आप यहां पर रीअरेंजमेंट का मौका आपको मिलता है कि आप रीऑर्डरिंग कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है यार ये केएमसी नीचे डाल रखा है इसको दूसरे नंबर पे करना चाहिए, तो इनको रीऑर्डरिंग कर सकते हो, लेकिन ना तो इसमें से कुछ हटा सकते हो ना ही इसमें कुछ ऐड कर सकते हो। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपग्रेडेशन में जाना चाहिए तो अपग्रेडेशन में जाओ डेफिनेटली। अब उसके बाद ये राउंड 2 का एलोकेशन आएगा, फिर से यही सेम प्रोसेस होगा। आपकी सीट ये ऑटो एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है ना, अपने आप एक्सेप्ट हो जाएगी। अपने आप एक्सेप्ट होने के बाद पहले वाली सीट आपकी गायब, ये दूसरी सीट आपको मिल जाएगी। अब दोबारा फिर से ये आपका कॉलेज अप्रूव करेगा, वेरीफाई करेगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा तो कॉलेज एक क्वेरी जनरेट करेगा। अब यहां पर छोटी सी बात, एक फीस एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग ध्यान रखना। जैसे पहले हमने जमा करा था 20,000 फीस, अब अगर दोबारा जो कॉलेज एलोकेशन हुआ उसकी फीस है 15,000, तो 5,000 अगर तुम कॉलेज में जाते हो मान लो इसमें, तो 5,000 फीस या तो तुम्हारे आगे आने वाले टाइम पे एडजस्ट हो जाएगी या तो तुम्हारे अकाउंट में रिफंड हो जाएगी। बात समझ आया? तो यहां पर आपको कोई भी फीस जमा नहीं करनी पड़ेगी अगर ये वाली फीस कम है। और अगर मान लो पहले फीस थी 10,000, अब फीस हो गई 20,000, तो तुम्हारे को 10,000 ही जमा करना पड़ेगा, 20,000 नहीं जमा करना पड़ेगा।
अब इसके बाद यहां पर दोबारा फिर से यही काम होता है कि सीट ये फ्रीज करने का ऑप्शन आएगा, या तो वैकेंट राउंड थर्ड का आप इंतजार करो। अगर आप सीट से संतुष्ट हो आगे सीट को फ्रीज कर दो, अदरवाइज ये वैकेंट राउंड थर्ड का इंतजार करो। तो ये पूरा का पूरा आपका फेज थर्ड का रहता है। मैंने आपको सारी टेक्निकलिटी समझा दी है, इसमें इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होता। जितनी बातें मैंने आपको समझाई है, इतनी बातें अगर ढंग से आप लोगों ने सुन लिया होगा, एकदम आपका कोई गलती कहीं भी नहीं होगा। बात समझ आ गई सभी मेरे बच्चों को? और ये सारी चीजों में आप लोगों ने प्लानर देख ही लिया होगा, ये सारी चीजों में आपको ठीक ठाक टाइम मिल जाता है, ठीक है ना। मतलब इसमें आपको कुछ भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल ये वेबसाइट पर जाओगे, आप यहां से प्लानर एक बार को, ये प्लानर बेटा हमेशा आपकी आंखों के आगे रहना चाहिए, समझ रहे हो आप। CSAS पोर्टल का जो प्लानर है ये आपका हमेशा आंखों के आगे रहना चाहिए। जैसे आप लोग इसके होम पे जाओगे, यहाँ पर सबने प्लानर अभी तक पढ़ लिया होगा, ठीक है। एडमिशन वेबसाइट, एडमिशन शेड्यूल CSAS 2010, ठीक है, ये आपका शेड्यूल है। तो ये शेड्यूल आपको हमेशा ध्यान में रखना। एक बार मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ, ये करेक्शन विंडो अभी आपकी खुल चुकी है। सिमुलेटेड रैंक आएगी 12 जुलाई को, जिसका कोई मतलब खासा है नहीं। अपना प्रेफरेंस आप इसके हिसाब से कुछ मत करना। प्रेफरेंस चेंज विंडो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऊपर नीचे करना है तो मन करे कर लेना। ये पहला एलोकेशन तुम्हारा आएगा 16 जुलाई को। ऑटो एक्सेप्ट हो जाएगी सीट 16, मतलब सॉरी एक्सेप्ट करना है 16 से 18 के बीच में। वेरीफाई करेगा कॉलेज, यहां पर तुम्हारी क्वेरी जनरेट होती है। जब ये वेरीफाई और अप्रूवल वाला प्रोसेस होता है ना, यहां पर ये क्वेरी जनरेट होती है। यहां पे सुबह शाम दोपहर 10 बार इसको देखते रहना, कहीं क्वेरी तो नहीं आ गई, उसका रिप्लाई करना होगा। उसके बाद ये कॉलेज की फीस जमा करने का ये 21 तारीख है। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड CSAS लोकेशन, उसके बाद ये वैकेंट सीट वगैरह बीच में आएगी। फिर ये 21 के बाद 25, तो ये बीच में जो 4 दिन का गैप है, उसी में आपकी वैकेंट सीट की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद दोबारा ये सेकंड एलोकेशन आ जाएगा। तो ये काफी फास्ट प्रोसेस कर रखा है। दोबारा ये आगे का ये पूरा प्रोसेस है। तो मैंने आपको डिटेल में अच्छी तरीके से सारी बातें समझा दी है। होपफुली सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से सारी बातें समझ आ गई होगी। अगर आप लोग मेरी पर्सनल मेंटोरशिप चाहते हो, अगर आप लोग चाहते हो कि कोई भी दिक्कत ना आए आपको, आप लोग दृष्टि CBT का टेलीग्राम चैनल आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर मैं आपको सारी बातें बताता रहता हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल, सभी मेरे बच्चों को। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।